आज अमेरिका को दोष देने के साथ ये देखना भी जरूरी है कि कहीं वेनेजुएला की गलतियां ही उसके हालात की वजह तो नहीं है। ये बात जो हम बताने वाले हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साल 1972 में यही वेनेजुएला की पहचान एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में थी। वो ना सिर्फ लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश बन गया था, बल्कि उसकी गिनती दुनिया के उन देशों में होने लगी थी जहां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम। और इस मामले में वो स्पेन, ग्रीस सबसे बहुत आगे था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वेनेजुएला चीन से 12 गुना, जापान से 4 गुना, चिली से 2 गुना अमीर था। लेकिन इसके बाद वेनेजुएला की सरकार से वो गलतियां की जिन्होंने उसे बर्बाद करके रख दिया। आज स्थिति यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में वेनेजुएला को एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है। ये बताया जाता है कि किसी भी देश को वैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जैसी वेनेजुएला की सरकार ने की। खासकर आज जब भारत में चुनाव के आते ही मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती है, तो सबको ये ध्यान से देखना चाहिए। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की जाती है, तब हमारे देश को भी वेनेजुएला के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कैसे मुफ्त की रेवड़ियों ने वेनेजुएला को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, खंडहर बना दिया। ये पूरी कहानी साल 1998 से शुरू होती है, 27 साल पहले, जब ह्यूगो चावेज पहली बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे। ये वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, और क्योंकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कच्चे तेल से होने वाली कमाई पर निर्भर थी, इसलिए सरकार की आमदनी में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। उस वक्त ह्यूगो चावेज ने यही सोचा कि अगर वो कच्चे तेल से होने वाली इस कमाई का फायदा वेनेजुएला की आम जनता तक पहुंचाएंगे, सीधा पैसा देंगे, तो यही आम जनता उन्हें अपना भगवान मान लेगी। और हुआ यही, चुनाव में उन्हें कभी कोई हरा नहीं पाएगा, ये वो सोचते रहे। यही सब सोचते हुए ह्यूगो चावेज ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू की। उन्होंने खाने पीने से जुड़े सामान पर भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया, जिससे ज्यादातर चीजें उनकी उत्पादन लागत से भी सस्ती हो गई। हालत यह हो गया कि जिस चीज को बनाने पर 100 रुपए खर्च हो रहे थे, वो बाजार में लोगों को 80-90 में मिलने लगी। खाने पीने की चीजों के अलावा स्कूलों में शिक्षा, अस्पताल में इलाज के खर्च, दवाइयां, यहां तक कि नया घर खरीदने पर भी सरकार आम लोगों को सब्सिडी देने लगी। मुफ्त की इस बहार ने ह्यूगो चावेज को थोड़े ही वक्त में बहुत लोकप्रिय बना दिया और वेनेजुएला में बच्चा बच्चा उनकी मिसाल देने लगा। ये कहा जाने लगा कि ह्यूगो चावेज आम लोगों के मसीहा हैं, जिन्होंने कच्चे तेल की आमदनी से अपनी सरकार की जेब नहीं भरी, लोगों की भलाई की। लेकिन देखिए क्या, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब ह्यूगो चावेज ने गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया। इसके लिए उन्होंने सरकारी मंत्रालयों, सरकारी कंपनियों, तेल कंपनियों, स्थानीय निकायों में बिना जरूरत, बिना योग्यता, बिना प्रोडक्टिविटी देखे लोगों की भर्ती करानी शुरू कर। उस वक्त वेनेजुएला में इन फैसलों की खूब तारीफ हो रही थी। तो कहा जा रहा था कि जब दुनिया भर की सरकारें अपनी नागरिकों से टैक्स बढ़ा रही हैं, टैक्स जमा कर रही हैं, तब वेनेजुएला में देखिए सब कुछ मुफ्त होता जा रहा है। और इस वक्त की इन मुफ्त की रेवड़ियों ने ही ह्यूगो चावेज को वेनेजुएला के लोगों का नायक बना दिया, सबसे बड़ा हीरो। जबकि ह्यूगो ये सब कुछ सत्ता और चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए कर रहे थे, और बाद में ऐसा हुआ था। साल 2000, साल 2006, साल 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में ह्यूगो चावेज को एक तरफा जीत मिली और किसी भी नेता ने उनके लिए उनके सामने टिकना मुमकिन ही नहीं था। बड़ी बात यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तब तक सरकार ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटना आसान था। लेकिन 2008 की मंदी के बाद जब तेल की कीमतें गिरने लगी, हालात बद से बदतर हो गए, तब वेनेजुएला के सामने संकट पैदा होता चला गया। वेनेजुएला की सरकार को यह समझ आया कि उसे जो पैसा नए उद्योग, नई फैक्ट्रियों, नए कारखानों, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम पे करना था, ताकि सिर्फ निर्भरता कच्चे तेल पर ना रहे, इस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर भी ध्यान नहीं दिया, और ये सारा पैसा उसमें खर्च होना चाहिए था। उन्होंने दरअसल वो पैसा चुनाव के कारण मुफ्त की रेवड़ियों पर खर्च किया। इससे ह्यूगो चावेज को वोट तो बहुत मिल गए, लेकिन वेनेजुएला में औद्योगिक विकास पूरी तरह रुक गया। सब्सिडी के कारण बहुत सारी कंपनियों ने उत्पादन करना बंद कर दिया। दवा कंपनियों ने भी यही सोचा कि जब उन्हें नुकसान हो रहा है, तो वेनेजुएला में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कोई फायदा है ही नहीं। इससे वेनेजुएला की सरकार खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों तक दूसरे देशों से आयात करने लगी, और जब तक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तब तक सरकार के लिए आयात करना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ।
लेकिन जब तेल की कीमतें कम होने लगी, सरकार की आमदनी घटने लगी, आयात पर होने वाला खर्च सरकार के लिए मुसीबत बन गया। स्थिति यह हो गई कि वेनेजुएला की सरकार ने चीन जैसे देशों से कर्ज लेना शुरू किया, उधारी, और इस कर्ज के बदले में चीन को वेनेजुएला से सस्ती दरों पर कच्चा तेल मिलने लगा। यहां तक हालात फिर भी बेहतर थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां और बिगड़ी और ह्यूगो चावेज ने कच्चे तेल की से जो जुड़ी संपत्तियां हैं उनको सरकार के अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यह वही फैसला था जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा नाराज किया। पहले वेनेजुएला में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों में 40% तक हिस्सेदारी थी अमेरिकी कंपनियों की होती थी, लेकिन 2006 के आसपास ह्यूगो ने राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई, अमेरिकी कंपनियों को अपने देश से बाहर कर दिया। इससे कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात पर वेनेजुएला का सरकारी नियंत्रण तो हो गया, लेकिन सरकार ने कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर कोई पैसा खर्च नहीं किया और सरकार तो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगी थी। साल 2013 में जब ह्यूगो चावेज की मृत्यु हुई, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने, तब उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि अगर कच्चे तेल से होने वाली आमदनी बंद हो गई तो देश का क्या होगा। आखिरकार साल 2015 और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे जाने लगी। वेनेजुएला के लिए सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह और लोगों को सब्सिडी देना मुश्किल हो गया। उस वक्त लोगों के विद्रोह के डर से निकोलस मादुरो ने अपने केंद्रीय बैंक को नए नोट छापने के लिए कह दिया। निकोलस मादुरो ने यही सोचा कि वो नए नोट छापकर सबको तनख्वाह देंगे, सब्सिडी का खर्च निकल जाएगा। उनकी एक बहुत बड़ी ये भूल थी। नए नोट छापने से लोगों के पास पैसा तो आया, लेकिन इसी दौरान बाजार में मौजूद चीजों का उत्पादन नहीं बढ़ा। ऐसी स्थिति में महंगाई सातवें आसमान। अगर चीजों का उत्पादन ना बढ़े और लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो ऐसे हालात में महंगाई का विस्फोट हो जाता है। और इसे आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक गांव में 10 लोग रहते हैं, उन 10 लोगों के पास 10 रोटी खरीदने के लिए कुल 20 रुपए हैं, तो इस हिसाब से एक रोटी के लिए उन्हें 2-2 रुपए देने होंगे। ऐसी स्थिति में रोटी की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इसी दौरान इन लोगों के पास 2000 रुपए आ जाए और रोटी उनके लिए 10 ही रहे, तो ऐसे हालात में रोटी महंगी हो जाएगी और इसी रोटी को खरीदने के लिए लोगों को 200-200 रुपए देने पड़ेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन तो उतना ही रहता है, लेकिन पैसा तो ऐसा वो ज्यादा बाद में हो जाता है। सूरत में हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा रहता है और महंगाई खतरनाक रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए साल 2017 में वेनेजुएला में महंगाई दर 438%, 438%, मतलब कल्पना से पार। लेकिन 2018 में 63,374% हो गई। आप कल्पना कीजिए, हम बस नंबर्स रख रहे हैं आपके सामने, आप कल्पना कीजिए। अभी भारत में ये इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में है, जब 10-11 के आसपास पहुंचता है तो हम लोग त्राहिमाम करते हैं। अब किसी देश में यही महंगाई दर 63,374% हो जाए, वेनेजुएला आर्थिक रूप से बर्बाद होने लगा था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वेनेजुएला में अगर लोगों को टीवी खरीदना होता था तो उन्हें बोरों में भरकर पैसे ले जाने होते। और आज भी ये स्थिति ज्यादा नहीं बदली है। जिन मुफ्त की रेवड़ियों ने वेनेजुएला को बर्बाद किया, आज उसी वेनेजुएला में लाखों लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इस भुखमरी के कारण साल 2018 में वेनेजुएला के लोगों का औसत वजन 11 किलोग्राम कम हो गया। 80 लाख लोग हमेशा के लिए वेनेजुएला को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि आज अमेरिका ने जो कुछ किया है उसके पीछे वेनेजुएला की अपनी गलतियां भी हैं। और अगर वेनेजुएला की सरकारें कच्चे तेल से होने वाली कमाई से नए उद्योग और फैक्ट्रियां लगाती, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं, सब्सिडी नहीं बढ़ाती, चुनाव जीतने के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करती, तो ऐसी राजनीति नहीं की जाती, तो आज शायद वेनेजुएला एक बहुत ही समृद्ध अमीर देश होता और अमेरिका उस पर कभी हमला नहीं करता। आज वेनेजुएला की स्थिति है कि वहां 50 से 60% दवाइयों की कमी है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दूसरी बीमारियों से पीड़ित है, वो चाहकर भी वेनेजुएला में दवाई खरीदकर जिंदा नहीं रह सकते। और हमें लगता है कि आज वेनेजुएला से ये सीखने की जरूरत है कि एक देश को और उसकी सरकार को कैसा नहीं होना चाहिए।